एम क्यू कोचिंग द मास्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हम देख रहे हैं आज MQ ब्लू बुकलेट का पार्ट पार्ट 3 देख रहे हैं। 1, 2 आप पहले ही देख चुके हैं, तो आज देखेंगे पार्ट 3। तो इसमें देखेंगे अपन 50 प्रश्न क्रमांक 50 से लेके लास्ट तक के। आज अर्थ आपको हो जाएगा समाप्त। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है 10वीं विज्ञान सामाजिक विज्ञान का, क्या है 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान, 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान के देख रहे हैं। इसमें और क्या आगे क्या है, अर्थशास्त्र। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, अर्थशास्त्र का देख रहे हैं, राजनीति, इतिहास और भूगोल का देखेंगे। तो इसमें ये सिलेबस है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो ये अपना 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50 औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के बीच में क्या अंतर है। तो औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है, तो ये देख लेते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र में, तो औपचारिक क्षेत्रक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करता है, और जबकि अनौपचारिक होता है भारतीय रिजर्व बैंक की अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण की कार्य प्रणाली पर निगरानी नहीं रखता है। RBI इन पर निगरानी रखता है। और औपचारिक में होता है इनकी ब्याज दर निश्चित होती है, जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट है इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए होता है। किनका, औपचारिक क्षेत्र का प्रयोग होता है सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है, जबकि अनौपचारिक के लिए उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ कमाना होता है। औपचारिक क्षेत्र में ऋण में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण के उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आदि आते हैं। ठीक है, तो आगे आगे देख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा अपना, आगे 51वां प्रश्न क्रमांक 51वां ये है। तो बैंकों में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती हैं। बैंक में जो राशियां होती हैं, बैंक में जो जमा होती है, बैंक में जमा राशियां किस प्रकार बैंक की आय का स्रोत कैसे बनती है। तो बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं, उसका केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, और बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ही उनको क्या होता है, फायदा होता है। अगले में क्या हो जाएगा, ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, और कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमा कर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो बैंकों की आय का स्रोत माना जाता है। और बैंक के ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करती हैं। बैंकिंग क्या होती है, ऋण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इसमें देखो, बैंक जनता से जो धन जमा करते हैं, बैंक में जनता जो धन जमा करती है और उसका केवल 15% बैंक रखते हैं नकद के रूप में। बाकी का क्या करते हैं, वो जो पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, ऋण के रूप में किसी अन्य को दे देते हैं, ऋण के रूप में देते हैं, और उसका जो ब्याज होता है उसका प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, जिससे उनको बैंकों की होती है, आय में वृद्धि होती है, आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और जो ऋण होता है वो बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अब अपन अध्याय 4 देख रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है। तो 3 अंकीय प्रश्न उत्तर इसमें अपन देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा अपना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक देश होते हैं, मतलब एक से अधिक देशों अधिक 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 क्या होते हैं, अधिक देशों में इनका क्या चलता है, काम चलता है। अधिक देशों में इनका क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, या उत्पादन होता है या नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन, वैश्वीकरण से क्या आशय है। वैश्वीकरण से क्या आशय है, वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण देखो, वैश्विक विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, एक से अधिक देशों के बीच, और तीव्र एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, जो जुड़ते हैं, जोड़ना। तो एकीकरण का मतलब जो जुड़ गया, एक से अधिक देश जो जुड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व क्या हो जाता है,
पूरा विश्व, सारा विश्व क्या हो जाता है, एक गांव की तरह हो जाता है। एक गांव, एक गांव, गांव में क्या है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो एक गांव की तरह हो जाता है। तो अगला देख लेते हैं, अगले में क्या आ जाएगा, व्यापार अवरोधक से क्या आशय है, या व्यापार अवरोधक क्या होता है, क्या तात्पर्य है, व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। तो सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसी को कहते हैं व्यापार अवरोधक कहा जाता है। किस पर, माल और सेवाओं पर, माल और सेवा किस पर लगेगा, माल और सेवाओं पर लगेगा। माल का मतलब क्या होता है, माल को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, गुड्स एस लगा होता है इसमें, गुड्स। और सेवाओं का बोलते हैं सर्विस, सर्विस। तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी तो हो गया, तो जीएसटी लगाया जाता है, मतलब माल और सेवाओं पर जो अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाया जाता है उसी को कहते हैं व्यापार। जीएसटी भारत में चलता है, भारत के अंदर, और हमारे इधर, और जो भारत से या हमारे देश से जो चीजें बाहर जाती हैं उन पर भी तो नियंत्रण लगाया जाता है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, अगले में क्या आ जाएगा, मुक्त व्यापार से क्या आशय है। प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार से क्या आशय है, मुक्त व्यापार से क्या आशय है। तो इधर देखो, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार जो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होता है उसको क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में उनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। भारत में 1991 की शुरुआत से ही विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया। कब हटाया, 1991 में। 1991 में क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। और नई आर्थिक नीति में क्या किया था, भारत ने क्या किया, उदारीकरण को अपनाया था, उदारीकरण, उदारीकरण। तो तीन चीजें आती हैं, देखो, एक तो होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इसमें इसी टाइप के उत्तर दिए जाते हैं, वैश्वीकरण बोल दो या उदारीकरण बोल दो। उदारीकरण मतलब होता है नीतियों को सरल बनाना। ठीक है, तो 1991 की शुरुआत से विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया था, इसी को क्या कहते हैं, उदारीकरण भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अपना, अगला हो जाएगा 59, भारत की कंपनियों के कुछ नाम लिखिए जिन्हें वैश्वीकरण से फायदा हुआ है। तो वैश्वीकरण से कौन कौन सी कंपनियों को फायदा हुआ, टाटा मोटर्स, ठीक है, TATA, टाटा, टाटा मोटर्स, जो मोटर्स मतलब जो गाड़ियां बनाते हैं, फोर व्हीलर बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं। और एशियन पेंट्स, जो कलर कलर के लिए काम किया, कलर आता है ना, एशियन पेंट्स आते हैं। और रैनबक्सी, ये तीन कंपनियां क्या हैं, क्या ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, इनके लिए वैश्वीकरण से इनको फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा मतलब इनको फायदा हुआ है। तो अगला देखते हैं, उदारीकरण से आप क्या समझते हो। उदारीकरण को तो सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। जो अवरोध हटाते हैं या जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा अपना, 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन करने की स्थिति क्या थी। तो 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के भीतर ही किया जाता था, मतलब उदारीकरण नहीं था, जो भी उत्पादन होगा हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर ही किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी में क्या किया जाता, उदाहरण देश की सीमाओं के अंदर ही करते थे। तो अगला देख लेते हैं अपन, अगला क्या हो जाएगा, मतलब न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे बनाया जा सकता है। कोई वैश्वीकरण है तो उसको न्याय संगत कैसे, न्याय संगत वैश्वीकरण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी नीतियों को केवल धनी एवं प्रभावशाली लोगों को नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार सभी लोगों का संरक्षण करेगी तो वैश्वीकरण में क्या रहेगा, न्याय संगत रहेगा। और जैसे कि श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, छोटे उत्पादकों को तब तक मदद मिले जब तक कि वित्तीय स्पर्धा के सक्षम न बन जाए। ठीक है, ये क्या होती हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैश्वीकरण को आपको न्याय संगत बनाना है तो जितने भी धनी लोग हैं उनको आरक्षण न दिया जाए, छोटे लोगों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का मतलब है कि उनको अपने ही प्रोडक्ट से बेदखल ना किया जाए। ठीक है, तो अपन अगला देख लेते हैं, इसमें क्या जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचा सकती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो भी कभी कभी स्थानीय कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं।
स्थानीय मतलब जो देश के अंदर मतलब काम कर रही हैं उनको क्या कहेंगे, स्थानीय कंपनियां कहेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को भी लाभ पहुंचाती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन के स्थानीय कंपनी को द्वारा लाभ होता है, और उनको क्या क्या लाभ होगा, डबल लाभ, मतलब डबल फायदा होता है। दोहरा लाभ क्या हो जाएगा, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय, एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। और लाभ क्या हो जाएगा, और लाभ देख लेते हैं। और लाभ हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लाती हैं। मतलब बड़ी कंपनियों से छोटी कंपनियों को क्या फायदा हो सकता है वो बताया है। तो छोटी कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और उनका जो उत्पादन है उनको उसमें फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें अगला देखते हैं ये वाला। तो इसमें क्या दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस प्रकार से अपने उत्पादकों को दूसरे देश में प्रसारित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं अपने उत्पादक जो हैं, अपने देश के उत्पादक हैं, उनको दूसरे देश में कैसे करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो अविकसित देश जितने भी होते हैं वहाँ पे करती हैं काम, अविकसित देशों में निवेश करती हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संस्थान प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र भारत के साथ ही अन्य अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व में अपने कारखानों के लिए कठपुतली भी निर्यात करता है। कौन कहता है, ये फोर्ड मोटर वाले की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये जल्दी फटाफट याद कर लो, हो सकता है आपको पेपर में देखने को मिल जाए। अभी ये 2025 में होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं श्रम कानूनों में लचीलापन। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। अगर हम श्रम कानून को सरल बना दें तो कैसे मदद होगी। तो लचीलापन कंपनियों को इस प्रकार से मदद करेगा कि कंपनी मजदूरों व श्रमिकों को अस्थायी तौर पर रखेगी, जिससे उसे श्रमिकों को पूरे श्रमिकों को पूरे वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नियोक्ता के लागत में कमी होगी, क्योंकि श्रमिकों को कम भुगतान करना पड़ेगा, और कंपनी के मुनाफे में भी क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर सकते हैं, ये तो अपन देख चुके हैं ना, ठीक है, ये देख लिया। अब आगे देख लेते हैं, वैश्वीकरण का आशय समझाइए, विशेषताएं लिखिए, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है और उसकी विशेषताएं बताइए। उसकी क्या विशेषताएं होती हैं किसी भी वैश्वीकरण की, ठीक है। वैश्वीकरण का आशय समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है, जिससे व्यावसायिक क्रियाएं जैसे कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होना का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके, तथा देशों के प्रति स्पर्धात्मक क्षमता का विकास हो सके। उदाहरण के लिए गूगल कंपनी अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसके उपभोक्ता क्या हैं, जगह जगह मतलब पूरी दुनिया में ही हैं। इसके उपभोक्ता दुनिया के हर कोने में गूगल की मदद से कोई भी सूचना आपको आसानी से घर बैठे मिल सकती है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं, इसमें विश्व भर की व्यापारिक बाधाओं को कम करने में प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे कि दो देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का आसानी से आवागमन हो सके। और वैश्वीकरण औद्योगिक संगठनों के विकास के स्वरूप को जन्म देता है। वैश्वीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं के अलावा बौद्धिक, श्रम एवं संपदा का भी आवागमन संभव बनाता है। तो एक बार और पढ़ के बता देते हैं। इसमें वैश्वीकरण का लंबा उत्तर है, ये कम से कम 3 या 4 नंबर में आप देख सकते हैं। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं में जैसे कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, श्रम का आदान प्रदान होना, तो क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके, तथा देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास हो। उदाहरण के लिए कोई गूगल की जो कंपनी है वो कहाँ पर है, अमेरिका में, पर यहाँ पर भारत में बैठे या दुनिया में किसी भी देश में बैठे, यहाँ हर कोने में गूगल की मदद से कोई भी सूचना आपको आसानी से घर बैठे मिल जाती है। ये किसका परिणाम है, वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है।
तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं, इसमें विश्व भर की व्यापारिक बाधाओं को कम करने का प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे दो देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं को आसानी से आवागमन हो सके। और वैश्वीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं के अलावा बौद्धिक, श्रम और संपदा का भी आवागमन करता है। बौद्धिक मतलब ज्ञान, मतलब यहाँ से लोग अमेरिका या दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए तो जाते हैं, तो किसका आवागमन हुआ? बौद्धिक क्षमता का, ज्ञान का आवागमन हुआ। ठीक है। श्रम मतलब वहाँ पे कार्य करने के लिए जाते हैं अन्य देशों में, तो श्रम का आवागमन हो गया। ठीक है। संपदा मतलब जो क्या कहते हैं, निवेश करते हैं किसी कंपनी में, तो संपदा का भी हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आ जाएगा अपना 60 कंटेनर की उपयोगिता बताइए। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर की उपयोगिता बताइए। कंटेनर क्या होता है? तो वस्तुओं किस में रखा जाता है? कंटेनर में रखा जाता है। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है। कोई वस्तु होती है उसको किस में रखते हैं? कंटेनर, मतलब जो सामान होता है उसको कंटेनर बोल देते हैं। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है, जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों में ढुलाई लागत जो होती है ढोलने के लिए, ढुलाई लागत भारी बचत हुई है और माल को बाजार तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। कंटेनर में होते हैं चौकोर लोहे के डिब्बे होते हैं, उनमें सब सामान रख देते हैं, जिससे वो खराब भी नहीं होते और आसानी से लोड हो जाती हैं, एक ऊपर एक रख देते हैं। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। कंटेनर भर के रख दिए, 4-5 घंटे रख दिए, इससे क्या होता है, माल की ढुलाई आसानी से हो जाती है। वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज से जो करते हैं। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न इसके समाप्त हो गए हैं। अब अगले अध्याय में अपन क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र का देखेंगे। तो और फिर इसके बाद अपन इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपना ये चैनल है, चैनल क्या है? एम क्यूब कोचिंग, COACHING, एम क्यूब कोचिंग, ये अपना चैनल है। इसमें ये लोगो आपको देखने को मिलेगा, तो इसको क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देख लेना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना MQ सेंटर संस्थान है, MQ कोचिंग संस्थान, इसमें ये अंदर दिखा देते हैं इसमें, और आपको पूरा अंदर देखने को मिलेगा। ये पहली क्लास है, पहली क्लास दिखाओ इधर, पहली क्लास है ये। इसमें ये दीपक सर हैं जो इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं। ये 9th क्लास के बच्चे हैं। और अभी आगे ये मैम है जो छोटी क्लास को पढ़ाती हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। ये मीना सर जो कि बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं, हिंदी संस्कृत के लिए। और ये 10th क्लास के बच्चे हैं। और बाकी का मैं साइंस, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। ये अपना सेंटर है, एक बार विजिट ज़रूर करें। और ये देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ इनको, विज्ञान की क्लास चल रही है 9th क्लास की, 9th वाले बच्चों की।